खान और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद डॉक्टर खान। आज हम बात करेंगे उसी रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिस पे लास्ट जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया था आप लोगों को, उसमें मैंने इसका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड था हाइड्रोजन, उसके हवाले से मैंने बात की, बहुत डिटेल में बात की। 1803 से लेकर 1850 तक ये स्टैंडर्ड यानी तकरीबन कोई 47 ईयर्स 47 ईयर्स इसी स्टैंडर्ड को लोगों ने माना और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाले गए। अब टाइम सेव करने के लिए मैंने सारी चीजें व्हाइट बोर्ड्स पे पहले से लिख दिए हैं ताकि हमें थोड़ा सा टाइम की बचत हो और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम एक्सप्लेन कर सके। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख के फिर इस वीडियो पे आना ताकि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का सारा जो कॉन्सेप्ट है और इसमें जितनी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो इस पे मैंने बात की 47 ईयर्स लोगों ने इसको माना, फिर उसके बाद इसको रिजेक्ट करके यानी 1850 तक ये चला, फिर इसके बाद 1850 में हमें हाइड्रोजन को रिजेक्ट करना पड़ा और ऑक्सीजन 16 को एज अ स्टैंडर्ड लोगों ने यानी उस वक्त के साइंटिस्ट ने इसको स्टैंडर्ड तस्वर किया, बल्कि इस पे काम शुरू किया और इसके रिलेटिव जो है दूसरे एलिमेंट्स का वो एटॉमिक मासेस निकालने में लग गए। तो बात हम स्टार्ट करेंगे यहां से, दरअसल ऑक्सीजन पे आएंगे लेकिन पहले ये बात करेंगे कि हाइड्रोजन को क्यों रिजेक्ट किया गया। ठीक है, तो इसकी जो रीजंस है वो मैं बता रहा हूं लेकिन यहां लिख नहीं रहा। ये रीजंस आपको मिलेंगे इसी वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब चैनल पर, वहां जाके आप देख सकते हैं रिटन फॉर्म में इसकी जो रीजंस है। रीजंस मैं बता रहा हूं। फर्स्ट रीजन, हाइड्रोजन के अपने आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए। जब इसके अपने आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए तो इसका अपना मास जो है, आपको पता है कि रिलेटिव इसका जो अपना नेचुरल एबंडेंस होता है उसमें मल्टीप्लाई करके हर आइसोटोप का फिर इसका जो ओरिजिनल मास निकल आता है, जिसको हम एवरेज मास कहते हैं। बाद में इस पे मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूं कि एवरेज मास कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में देख ले तो नीचे लिखा होता है उसका मास फ्रैक्शन में 1.008 लिखा होगा हाइड्रोजन के नीचे। इसका मतलब है कि इसका अपना मास जो है अब वो नहीं रहा जो हम समझ रहे थे कि इसका 1 है। ये खुद जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड था वो खुद करप्ट हो गया, यानी इसका अपना मास जो है अब फ्रैक्शन में आ रहा है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड था वो अब वो नहीं रहा, इसी वजह से हम इसको आगे नहीं ले जा सकते। एक रीजन आइसोटोप्स का होना। दूसरा, हाइड्रोजन जो है आपका स्टैंडर्ड जब हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन को जब आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो इसको प्रैक्टिकली हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल। ठीक है, और इसी अगर आपका स्टैंडर्ड इनफ्लेमेबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। उस वक्त तो हमारी मजबूरी थी, इस इनफ्लेमेबिलिटी की वजह से इसको हम प्रैक्टिकली हैंडल नहीं कर सकते हैं और इसके साथ जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की इश्यूज आ गए, तो इसी वजह से इसको रिजेक्ट करना पड़ा। 2 रीजन हो गए। तीसरा, इसका जो असल रीजन, मतलब ये भी रीजन थे लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन इसके रिजेक्ट होने का है, वो ये कि हाइड्रोजन तमाम एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स नहीं बनाता। ठीक है, इस दौरान मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि ऑक्सीजन बड़ा अच्छा ऑप्शन उस वक्त था हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन का तमाम एलिमेंट्स के साथ उस वक्त जितने डिस्कवर हो गए, तो आज भी आप देख ले नोबेल केसेस के अलावा किसी भी एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड बना सकते हैं और कंपाउंड भी बहुत प्यारे से कंपाउंड, यानी इसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ठीक है, और यानी बाइनरी कंपाउंड इसके बनते हैं तमाम एलिमेंट्स के साथ, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। तो ऑक्सीजन को प्लस पॉइंट ये हासिल था हाइड्रोजन के मुकाबले में कि ये हर एलिमेंट के साथ जो है कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, इसी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर हमने प्रेफर किया ऑक्सीजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन के रिजेक्शन का एक रीजन, थर्ड रीजन ये है कि ये हर एलिमेंट के साथ कंपाउंड्स नहीं बनाता है। ठीक है, एक और रीजन ये है कि हाइड्रोजन बल्क में अगर आप देख ले तो बल्क एटॉमिक लेवल पे तो हमने देख लिया कि ये बड़ा हल्का है, इसका एक एटम जो है डाल्टन ने कहा कि 1 डाल्टन के बराबर है। ठीक है, उसी वजह से बल्क में भी ये बहुत हल्का आ रहा है, मैंने पहले इस पे बात की है। ठीक है, तो ये अगर ये हल्का है और गैस है, प्लस साथ क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इस पे मैं भी बात करूंगा। लेकिन इसका हल्का होना और गैस का होना ये भी एक रीजन। हल्का होने से क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है कि रिएक्शन में, ये तो आपका स्टैंडर्ड है, इसके बगैर तो आप आगे जा नहीं सकते, हर रिएक्शन में आपने इसको यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, तो थोड़े से मास के लिए वॉल्यूम के लिहाज से बहुत ज्यादा मेजर करना पड़ता था, बहुत ज्यादा लेना पड़ता था। ठीक है, लाइटनेस की वजह से, इसी वजह से भी हाइड्रोजन को लोगों ने रिजेक्ट किया। तो ये कुछ मैंने रीजंस बता दिए, और भी इसके रीजंस हैं लेकिन इतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं एनलिस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में, वो सारी रीजंस आपको बता दूंगा, तो वहां पर रिटन फॉर्म में आपको मिल सकते। अब आते हैं इस बात पे, रीजंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन को क्यों सेलेक्ट किया? तो एक तो मैंने बात की इसकी रिएक्टिविटी है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, किसी भी एलिमेंट को नहीं छोड़ता, उसके साथ जो है ऑक्साइड्स बना सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ हाइड्रोजन के साथ ये मसला था,
जिन एलिमेंट्स के साथ वो कंपाउंड्स नहीं बना सकता है या नहीं बना सकता था उस टाइम, उन एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस उस वक्त रह गए थे, उनको हम मालूम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड था उसके साथ उसका जो कंपाउंड्स है वो नहीं मिल रहे थे। तो ऑक्सीजन के साथ ये मसला नहीं था, ऑक्सीजन सबके साथ कंपाउंड्स बनाता है और बनाता रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन के कंपाउंड्स आसानी से मिल जाते हैं, तो इसको फिर उसी कंपाउंड के अंदर दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटिव उसका दूसरे एलिमेंट का मास निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो इसकी सिलेक्शन की जो मेन रीजन है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव मींस कि तमाम एलिमेंट्स के साथ इसके रिएक्शंस और कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं। तो इसकी ये और भी कुछ रीजंस मैं शामिल करूंगा उसमें, तो रिटन फॉर्म में आपको मिलेंगे। ये भी इसी वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है वो मैंने टाइटल दिया होगा रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ हाइड्रोजन और रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ये आइसोटोप्स का देखिए, आइसोटोप्स का मसला इसके साथ भी है। तो ये मैं बता दूं कि आइसोटोप का होना इतना कोई खास और मेन रीजन नहीं होता किसी एलिमेंट को एज अ स्टैंडर्ड रिजेक्ट करने में, क्योंकि आपको पता है आइसोटोप्स की वजह से जो मास फ्रैक्शन में चला जाता है, इसके स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से दूसरे एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस में जो डिफेक्ट्स आते हैं, जो फर्क आता है वो पार्ट्स पर मिलियन में होता है। तो ये मैं बता दूं कि एलिमेंट्स किसी स्टैंडर्ड का आइसोटोप्स का होना, क्योंकि ये जब हम सेलेक्ट कर रहे थे तो इसके आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए थे, और आगे आप देख ले आपका जो आजकल स्टैंडर्ड चल रहा है कार्बन, क्या उसके आइसोटोप्स नहीं है, ठीक है। तो ये इतना कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन हम एनालाइज करते हैं, और आपने देखा होगा किताबों में टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा होता है कि इसके आइसोटोप्स हैं इसलिए जो है, लेकिन ये इतना कोई खास रीजन नहीं है, क्योंकि आइसोटोप्स हाइड्रोजन के अगर डिस्कवर हो गए तो ऑक्सीजन के उस वक्त थे जब हम इसको स्टैंडर्ड बना रहे थे, और कार्बन के उस वक्त थे जब हम इसको स्टैंडर्ड मान रहे थे, ठीक है। तो कार्बन तो हमारा थर्ड स्टैंडर्ड, इस बाद में बात करेंगे। ऑक्सीजन 16 पे आते हैं। ऑक्सीजन 16 इसका एक आइसोटोप है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 जो है ये भी होता है, लेकिन याद रखिए इनको हम नहीं लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड। साइंटिस्ट इस बात पे एग्री हो गए कि हमारा स्टैंडर्ड कौन सा होगा, ऑक्सीजन 16 हमारा सेकंड स्टैंडर्ड होगा। रीजन मैंने बता दिए। अब ये ऑक्सीजन 16 जो है, ऑल साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हो गए कि ऑक्सीजन 16 को हमने एग्जैक्ट 16 यूनिट्स, यानी 16 यूनिट्स क्या एग्जैक्टली बराबर मानना होगा। इस पे सब एग्री हो गए कि आपका ऑक्सीजन 16 जो है ये आप इक्वल 16 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और यानी इसका जो अपना मास है, इस पे सब एग्री हो गए कि इससे पहले जो है वाटर में मैंने जब हाइड्रोजन हमारा स्टैंडर्ड था तो ऑक्सीजन का मास हमने निकाला था रिलेटिव एटॉमिक मास 16, ठीक है। तो उसी बात पे सब एग्री हो गए कि ऑक्सीजन इसके साथ अगर 17, 18 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको मानेंगे, हर ऑक्सीजन एटम को मानेंगे एज इक्वल टू 16 डाल्टन, ठीक है, या 16 AMU। इस पे सब एग्री हो गए। तो और ये इसकी एग्रीमेंट की एक वजह थी, उस वक्त याद रखें हाइड्रोजन के जमाने में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये चीजें डिस्कवर नहीं हुई, तो ना ये लोगों का कॉन्सेप्ट भी ये था कि एटम जो है इनडिविजिबल है। इस वक्त ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। तो ऑक्सीजन की न्यूक्लियस, आपको पता है किसी एटम के न्यूक्लियस में सारा मास पड़ा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन वो मैंने ना दिखाया है और ना हम यहाँ काउंट कर रहे हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस है इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। यहाँ एक असम्पशन ही भी है, इस पर भी सारे साइंटिस्ट एग्री हो गए। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है, लेकिन इस पे सब एग्री हो गए कि हम इक्वल इसको मानेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल मानेंगे। तो इसका टोटल कितना आ रहा है इसके न्यूक्लियस में 16 आ रहा है। अब इस 16 को जो है हम इक्वली 16 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इमेजिनरी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसा कि मैंने ये डिवाइड किया, तो ये मैंने एक ऑक्सीजन एटम लिया हुआ है, एक ऑक्सीजन एटम है, और जिस तरह मैंने दूसरी वीडियो में आप लोगों को देखा, ये मैंने जूम इन किया हुआ है, क्या किया हुआ है, जूम इन किया हुआ है। लेट्स से कि ये हमारा एक ऑक्सीजन एटम है और ये मैंने इतना बड़ा बनाया हुआ ताकि मैं इसके पार्ट्स आप लोगों को दिखा सकूं। अब ये इसको मैंने इक्वली 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसका अपना मास जो है, इस पे हम एग्री हो गए कि 16 AMU के बराबर है। अब कोई चीज 16 के बराबर है, उसके आपने इक्वल 16 टुकड़े बनाए, तो ये सारे टुकड़े भी, ये सारे पीसेस जो है इसके, ये सारे पार्ट्स जो है ये भी इसके इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहां मैंने एरो से दिखाया कि कोई सा भी पार्ट आप मार्क कर ले, एनी पार्ट विल बी इक्वल टू 1/16 ऑफ दिस होल ऑक्सीजन 16, ठीक है। तो यहां आप देख लें
जैसा मैंने हाइड्रोजन के केस में देखा है, तो ये 16 आप 16 के साथ काट सकते हैं, तो ये सारा कितना 1 यूनिट रह गया। अब इस 1 यूनिट को जो है डाल्टन भी कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त AMU भी लोग यूज करते थे, एटॉमिक मास यूनिट। तो मैंने यहां लिखा हुआ है दिस वाज कॉल्ड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट। इस चीज को क्या कहा गया? 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा गया। अब एटॉमिक मास की डिफिनेशन, इससे पहले जब हम डिफाइन करते थे तो 1 हाइड्रोजन एटम वाज और 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब ये इसको यहां ऑक्सीजन जब हमारा स्टैंडर्ड है तो किस तरह डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास यूनिट को? तो 1/16 ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 वाज कॉल्ड, यानी ऑक्सीजन 16 का 1/16 पार्ट वाज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब कार्बन के केस में हम देखेंगे 1/12 को कहेंगे, लेकिन यहां हम 1/16 को कह रहे हैं कि ये 1 एटॉमिक मास यूनिट है। तो हमारा स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड ऑक्सीजन चल रहा है, इसके लिहाज से मैंने अब रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करना होगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट डिफिनेशन की है, वो हाइड्रोजन के लिहाज से हमने की थी। तो सेकंड डिफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा ये बन गया, जब हमारा स्टैंडर्ड कौन सा है? ऑक्सीजन है। द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/16 ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी ऑक्सीजन 16 का जो 1/16 पार्ट है, इसके साथ कंपेरेटिव किसी एलिमेंट का जितना मास निकल आता है, कैसे निकल आता है वो मैं बताता हूं। एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा हुआ है, उसी मास को हम रिपोर्ट करेंगे उसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास। तो डिफिनेशन क्वाइट सिंपल है, आप लोगों ने कार्बन के केस में इसको पढ़ा होगा, हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको, क्योंकि हम बहुत सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमने हाइड्रोजन पे बात की, आज हम बात कर रहे हैं इसी वीडियो के अंदर हम कार्बन को भी कवर कर लेंगे। ऑक्सीजन की बात करें सेकंड स्टैंडर्ड, तो फार्मूला वही फार्मूला है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब रिलेटिव एटॉमिक मास याद रखिए कि ये मास ऑफ अ सिंगल एटम होता है, मास ऑफ अ सिंगल एटम होता है। और स्टैंडर्ड इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो फार्मूला वही है जो मैंने हाइड्रोजन फर्स्ट स्टैंडर्ड की लिखा था, मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका हम मालूम करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय, अब हमारा स्टैंडर्ड क्या है? 1/16 ऑफ ऑक्सीजन 16। तो इससे डिवाइड करने से, अगेन 1 से डिवाइड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मास ऑफ अ सिंगल एटम हो गया उसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास। तो डिफिनीशन और ये मैथमेटिकल फॉर्म एक ही चीज है, ठीक है। अब आते हैं रियल एग्जांपल पे। रियल एग्जांपल मैंने अब मैग्नीशियम को सेलेक्ट किया हुआ है कि मैग्नीशियम मेरा टारगेट है, मेरा चैलेंज है। ऑक्सीजन हमारा स्टैंडर्ड चल रहा है इस दौर में, और हमें एक नया एलिमेंट मिल गया मैग्नीशियम। भाई अब इसका हमने एटॉमिक मास, यानी इसके एक एटम का मास मालूम करना है, जिसको अब हम रिलेटिव करेंगे, तो रिलेटिव ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, तो ये हमारा चैलेंज है, ठीक है। कैसे करेंगे? अब हमने ऑक्सीजन के साथ इसका कोई रिएक्शन फाइंड आउट करना होगा, और बड़ा अच्छा रिएक्शन होता है, मैंने लिखा हुआ है। और जो कंपाउंड बनता है वो इसका बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ, इसका ऑक्साइड बनता है, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बनाता है, ठीक है। इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें भी मैंने बात की है कि कैसे पता चला कि ये ऐसे है, तो इसमें मैंने पहले की वीडियो में बात की है। अब ये एक्सपेरिमेंट से मैं वैल्यूज ले रहा हूं। उन्होंने मैग्नीशियम फिक्स किया, मतलब जो भी अमाउंट लिया, मैंने 12 लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, उसी लिहाज से फिर ऑक्सीजन इस रिएक्शन को ऐड करते गए, ठीक है। उस वक्त तक जब सारा मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाए, कुछ मैग्नीशियम ना बचे, तो उससे मैंने उस प्रोपोर्शन से मैंने कुछ वैल्यूज उठाई हुई हैं। 12 ग्राम अगर आप मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में, तो इसके लिए आपने डालना होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तब जाके आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो 12 और 8 20 ग्राम, ठीक है। अब इस 20 ग्राम के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस 20 ग्राम्स के अंदर जो है हमने आगे जाके चीजों को सिंप्लीफाई करना है, स्केल डाउन करना है, और कहां तक पहुंचना है? AMU तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? बड़ा इजी है, मैंने ऑलरेडी इस पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन यहां ऑक्सीजन के लिहाज से हम देख रहे हैं कि कैसे। तो आगे मैंने इस एरो के ऊपर लिखा हुआ है स्केलिंग डाउन, यानी नीचे तक जाना, वहां तक हम जाना चाहते हैं जहां हम प्रैक्टिकली पहुंच नहीं सकते, मैथ के पावर से जा रहे हैं उधर, ठीक है। कैसे जाएंगे? ये पेयर्स में है, ठीक है। तो मैंने देखा है कि असल में ये 2 MgO का मतलब MgO प्लस MgO बन गया,